heat of न्यूट्रलाइजेशन। देखो जरा, न्यूट्रलाइजेशन आपने कब सुना था? क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? मतलब किसी को कोई आइडिया? जब इक्विलिब्रियम करना। नहीं, जब बेटा एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। करेक्ट। एसिड और बेस रिएक्ट करें तो क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं जब आप बेटा एक इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और एक इक्विवेलेंट ऑफ बेस को रिएक्ट कराते हो, उस रिएक्शन के ड्यूरेशन में जितना एनर्जी रिलीज हो, या हम लोग बोले जितना एंथैल्पी चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आया समझ में? हाँ सर। बेसिकली एक मोल ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस को यदि हम लोग रिएक्ट कराएं, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, तो नोट करो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is defined as the enthalpy change when one equivalent of acid completely neutralizes with one equivalent of base, आगे समझ में ये? आप सपोज देखना, सपोज मैं NaOH ले लूं, NaOH को HCl के साथ न्यूट्रलाइज कराऊं। NaOH क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड। करेक्ट। इसको यदि मैं इन दोनों को न्यूट्रलाइज कराऊं तो क्या बनाएंगे? NaCl प्लस H2। और बेटा जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो सॉल्यूशन में क्या करते हैं? Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाते हैं। हाँ सर। ये क्या करता है? H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। जबकि ये सॉल्ट है तो ये किस में डिसोसिएट होगा? Na प्लस और Cl माइनस। करेक्ट। H2O रहेगा। वीक है तो डिसोसिएट नहीं होगा। तो इधर क्या होगा? ये Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो सकता है, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो सकता है। तो इधर क्या बचेगा ओवरऑल रिएक्शन? H प्लस और OH माइनस से क्या बनेगा? H2O। तो ये बेटा यदि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज होते हैं तो क्या ये डिपेंड कर रहा है किसी कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? वो तो हमेशा कैंसिल होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। यदि हमेशा कैंसिल होंगे तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वही हमेशा सभी के लिए होगा? हाँ सर। यस सर। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो रहा है बेटा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.32 किलोजूल पर इक्विवेलेंट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप बोल सकते हो डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है? -13.67 EV। क्लियर है? तो क्योंकि यदि कोई भी एसिड ले लो, अभी मैं एक और एसिड लूंगा तो उसमें भी वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यदि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका हमेशा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? ये वैल्यूज होंगी -57.32 किलोजूल पर इक्विवेलेंट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा?
-13.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नोट कर लो सभी लोग। सर वो क्या लिखा है, -57.32 किलो जूल पर मोल, पर इक्विवेलेंट, पर इक्विवेलेंट। सर वापस एक बार वैल्यू बताना। -57.32। 32। ठीक है सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13 पॉइंट क्या है? 67 बेटा, सीधा लिखा तो और सामने। सर उसके पहले सर क्या लिखा है? बहुत और छोटा लिखा है ना सर, इसमें दिख रहा नहीं। ये इधर लिखा है मैंने। ओह हाँ सर, हाँ डन सर। सर एक सेकंड, हो गया अब ये हो गया। अब सपोज आपका इसकी जगह मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग ले लूं, ठीक है। सपोज कोई कुछ बोला क्या? कोई सर एक मिनट, HNO3 प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? हाँ सर। ये अब देखो, सपोज HNO3 एक्वस है, ओके। सपोज इट KOH एक्वस को मैंने क्या करा, न्यूट्रलाइज कराने के लिए मिक्स किया, क्या बनेगा? NaCl एक्वस, सॉरी KCl सर। KNO3 एक्वस प्लस H2O, करेक्ट। आपको पता है ये कैसे डिसोसिएट होगा? H प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस प्लस ये क्या होगा? K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या बनाएगा? K प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस प्लस H2O। ये क्या हो जाएगा? ये इसमें डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बना लेगा? H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस से क्या मिल रहा है? H2O। सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो, मतलब वीक एसिड हुआ या फिर स्ट्रॉन्ग वीक बेस हुआ, तो क्या होगा सर? हाँ वो आगे पढ़ेंगे ना अभी। तो हमेशा क्या हो रहा है? H प्लस और OH माइनस से क्या बन रहा है? H2O। तो इसको हम लोग हमेशा क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा? -57.32 किलोजूल पर इक्विवेलेंट। ओके, तो ये हमेशा चाहे किसी के लिए भी हो, हमेशा यही होने वाला है। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम लोग क्या बोलेंगे? if both acid and base are strong, then heat of neutralization is -13.68 kilojoule per equivalent or -57.32 kilojoule। ये ठीक है, ये लिख लिया, यही बताया था। नोट करो इसको फास्ट। अब हम लोग आगे देखते हैं, यदि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो क्या होगा? सर तो अभी तो सर वो वही तो हो लिखा है। गया ना सर।
यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और उसमें से कोई एक वीक रहा, या तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, तब आप कैसे करेंगे, या दोनों आपके वीक हो तब आप क्या करोगे, क्या आंसर होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें हम लोग समझते हैं। डन ये? डन सर। हाँ देखो एक लाइन लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। if any of the acid or base, सर एक सेकंड रिफ्रेश करो ना। ये लो, हो गया सर। any of the acid or base is weak, any of the acid or base is weak, then the magnitude of heat of neutralization is less than 13.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इक्विवेलेंट। हमेशा क्या होगा बेटा, यदि इनमें से कोई भी एक यदि आपका वीक है तो क्या होगा, उसका हमेशा न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, 13.68 से कम होगा। एंड द डिफरेंस accounts for ionization energy of weak species। समझे? तो अब ऐसे सोचो इसको, यदि सपोज आपका कोई भी एसिड है, सपोज आपका CH3COH की रिएक्शन Na कराऊं तो वो क्या बनाएगा, CH3CO माइनस Na प्लस H2O, करेक्ट? तो अब ये तो बेटा वीक एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो आपका आयोनाइज हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस में, बट ये यही रहेगा, प्लस क्या बनाएगा, CH3O माइनस प्लस Na प्लस H2, क्या होगा, Na प्लस से CH3CO CH3 ठीक है, CH3COH प्लस OH माइनस क्या बना रहा है, CH3CO माइनस प्लस H2। तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, इधर ये आयोनाइज हो रहा है और क्या हुआ, करेक्ट? तो एक्चुअली में जितना भी इससे आ रहा होगा वो एनर्जी किस लिए यूज हो रही होगी, इसके एक तो ये तो है ही बेटा, H2O तो बन ही रहा है, करेक्ट? तो वो तो बन ही रहा है, तो उससे जितनी निकलती है वो क्या होता है, 13.6 माइनस 13.6, बट कुछ एनर्जी इसके आयोनाइजेशन में खर्च हो रही होगी, तो जितना भी डिक्रीमेंट आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको आयोनाइज, ये अपने आप तो होगा नहीं, तो इसको आयोनाइज करने के लिए कुछ एनर्जी यूज हो रही होगी। तो जितना भी इन दोनों में डिफरेंस आएगा, जो भी इन दोनों में डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो ये।
डन सर। Done? देखो एक बार और समझ लो किसका। हाँ, क्या इसमें क्या समझा रहा हूँ, जो ही आपका बेटा वीक यदि होगा तो वीक, यदि वीक एसिड है तो वो आयोनाइज तो होगा नहीं, कैसे ही रहेगा। तो अब जो कैंसिल अभी क्या हो रहा है, तो सिर्फ H प्लस OH माइनस से H2O बन रहा था, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वो कितनी थी 13.67। बट ये अब ये तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं, H2O तो बन रहा है, बट इधर इसको आयनाइज कराने के लिए भी कुछ एनर्जी खर्च हो रही होगी। तो जितना स्ट्रॉन्ग के केस में आ रहा था उसमें कुछ एनर्जी क्या हो रहा होगा, इसके आयोनाइजेशन में यूज हो रही होगी। तो यही बोल रहा है बेटा कि आपका जो यदि कोई एसिड या बेस एक उनमें से कोई वीक होगा तो क्या होगा, आपकी 13.68 से क्या आएगी, लेस आएगी। और जितना कम आ रहा है वो कहाँ यूज हुआ होगा, इसके आयोनाइजेशन से। तो डिफरेंस जो भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। आ गया समझ में अभी? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, किरचॉफ इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी से क्या मिलेगा, सी प्लस डी। ठीक है, हाँ ए सर। से अब समझते हैं ये किरचॉफ इक्वेशन यूज क्या होता है। अभी मैंने आपको इंथैल्पी लिखना सिखाई थी। सपोज मैं आपको इस रिएक्शन का इंथैल्पी लिखने को बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, सपोज इंथैल्पी एट टेम्परेचर T1, वो क्या हो जाएगा, C टाइम्स इंथैल्पी ऑफ C प्लस D टाइम्स इंथैल्पी ऑफ D माइनस A टाइम्स इंथैल्पी ऑफ A माइनस B टाइम्स इंथैल्पी ऑफ B, ऐसे लिख सकते हैं यदि आपको सर। मोलर इंथैल्पीज इनके गिवन है। ये हो गया एट T1 टेम्परेचर। यदि सपोज किसी T2 टेम्परेचर पर आपको इनकी इंथैल्पीज पता है तो आप क्या लिख सकते हो, C इंटू एच सी डैश। सपोज इसका किसी टेम्परेचर T2 पर आपको पता है बेटा एंथैल्पी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज करें होंगे तो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज होगा। तो ये हो गया CHC, ये क्या हो जाएगा, DHD डैश माइनस AHA डैश माइनस BHP डैश। ये समझ गए? तो अब यस सर। यदि बेटा आपको ये जो है आपको पता है, यदि कांस्टेंट प्रेशर पे Q क्या होता है, NCP/dt, करेक्ट। और एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H बराबर होता है हीट के। तो यस डेल्टा सर। H इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, Q इज इक्वल टू दिस। डेल्टा H क्या होगा, HC डैश माइनस HC इज इक्वल टू N1 ले लूं तो इधर क्या बोल सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ T1 टू T2 CP dt, करेक्ट। और ये C के लिए है तो इधर क्या बोल सकता हूँ, CP फॉर C। जो मैंने ये C के लिए लिखा वैसे ही D के लिए लिख सकता हूँ, A के लिए लिख सकता हूँ, B के लिए लिख सकता हूँ। हाँ सर। सेम HD डैश माइनस HD को क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ T1 टू T2 CP C dt। तो बेसिकली मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, यदि मेरे को एक पॉइंट पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है तो मैं दूसरे पॉइंट पर मतलब दूसरे टेम्परेचर पे निकाल सकता हूँ। यदि एक का मेरे को एक टेम्परेचर पे पता है, दूसरे के लिए निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, किरचॉफ इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। जैसे हो गया ना, जैसे आपको एंथैल्पी दिया हुआ है बेटा एक मतलब टेम्परेचर अगर सब T1 पे हम लोग को दिया तो हम लोग T2 फाइंड कर सकते हैं, वैसा ना? T2 फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने ये क्या किया, एक एक गैस पे लिखा, एक एक गैस के लिए, क्योंकि आपको पता है ये गैस के लिए होता है, रिएक्शन के लिए तो होता नहीं है NCP/dt, ये किसी पर्टिकुलर गैस के लिए होता है, हाँ सर। करेक्ट।
अब यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पहले पूरा कर दे रहा हूं फिर लिख लेना। यदि मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूं, या एक काम करता हूं 2 माइनस 1 करता हूं, ठीक है, 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा एच सी डैश टी टू माइनस, आप लोग को टी टू टी वन लिखना ज्यादा अच्छा लगता है ना, टी टू फाइनल जैसा लगता है, तो टी वन इज इक्वल टू, यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सर सी एच कॉमन हो जाएगा तो एच सी सी डैश माइनस एच सी प्लस प्लस डी डी टाइम्स कॉमन एच एच डी माइनस एच डी डैश माइनस एच डी माइनस 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 ए कॉमन, फिर एच ए एच ए डैश डैश माइनस माइनस एच एच ए प्लस बी बी एच कॉमन बी डैश एच माइनस बी बी ए। डैश माइनस एच बी। ठीक है इतना। हाँ सर। अब इसकी जगह मैंने अभी क्या लिखना सिखाया आपको, एच सी एस टी टू माइनस टी वन, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी टाइम्स इंटीग्रल ऑफ टी वन टू टी टू सीपी ऑफ सी इंटू डी टी, इधर क्या लिख सकता हूँ, डी टाइम्स इंटीग्रल ऑफ टी वन टू टी टू सीपी ऑफ डी इंटू टी टी माइनस ए टाइम्स इंटीग्रल ऑफ टी वन टू टी टू सीपी ऑफ ए इंटू डी टी। इस हर एक गैस का बेटा सीपी डिफरेंट होता है, हाँ सर। हर एक गैस के लिए सीपी डिफरेंट होगा। इधर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी ऑफ टी वन टी टू इंटू सीपी ऑफ बी इंटू डी टू, ये लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। तो आप देख रहे होगे बेटा इंटीग्रल डी टी सबसे कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एस सी टी टू डैश माइनस एस सी टी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल डी टी सब में कॉमन है, तो ऐसे लिख सकता हूँ पूरा एक साथ इंटीग्रल टी टू से टी टू, ये क्या हो जाएगा सी टाइम्स सी पी ऑफ, सर पी मत लिखो, बस सी लिख दो सर, समझ आ जाएगा हम लोगों को सर, वो प्रेशर चाहिए। माइनस ए टाइम्स सी पी ऑफ ए माइनस बी टाइम्स सी पी ऑफ बी इंटू डी टी, ये लिख सकता हूँ। हाँ सर। इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, ये जो है इसको लिख देते हैं हम लोग, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है सर दूसरे पेज पे लिख सकते हो। हाँ सर। चलो मैं लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एच टी टू माइनस डेल्टा एच टी वन इज इक्वल टू क्या लिख दूं, डेल्टा आर सी पी इंटीग्रल ऑफ टी वन से टी टू डेल्टा आर सी पी इंटू डी, सर डेल्टा आर क्या है? जो पहले आया हुआ था, डेल्टा आर सी पी मतलब सी ऑफ सी पी सी डी ऑफ सी कॉमा पी, ये इतने पूरे को हम लोग डेल्टा आर सी पी बोल रहे हैं। ओके सर। मतलब चेंज रिएक्शन का, हर एक नॉर्मली हम रिएक्शन का चेंज क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो सारे के प्रोडक्ट का सीपी माइनस सारे रिएक्टेंट का सीपी, है समझ में? हाँ सर। तो इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब आप लोग क्या करो, लिखना शुरू करो। सर उधर स्मॉल ए ही रहेगा, कैपिटल ए आएगा, जैसे उधर आपने डी टाइम्स एच डी लिखा है ना कैपिटल। क्या डी टाइम्स है ना एच डी, नहीं नहीं, तो कैपिटल में रहेगा या स्मॉल में, कि ऊपर अरे आपने
एक स्मॉल है ना, तो स्मॉल लिखो। इधर लोगे कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो जाएगी, मतलब समझो ना। सर आपने जहाँ पे नीचे एच डी डैश माइनस एच डी लिखा है ना सर, वहाँ पर जो सी पी है ना वहाँ पर सी लिखा है आपने, पी कॉमा हाँ ये। सर हो गया। सर नेक्स्ट पेज। ये लो। सर हम लोग उसको स्टिल एच सी क्यों लिख रहे हैं सर? कहाँ पर? सर एच सी डैश वो सी क्यों लिखा पर? अच्छा ये, हाँ सर। हाँ ये सी लिखने की जरूरत नहीं। ओके सर। वो फ्लो फ्लो में लिख के। सर वहाँ पर H2 माइनस H2 आएगा ना, आपने सिर्फ T लिखा है। क्या? सर वो सेकंड लाइन में हम्म, वहाँ पे T1 आएगा ना। तो लिख लो यार, इतना लिखा हूँ, कुछ तो गलत लिखूंगा ना, कुछ तो नहीं बस छोटी। वही सबका सही हो गया। हम्म, हो गया। 2 मिनट सर। एक मिनट सर। ओके, करो फास्ट करो। डन सर। डन। हो गया सर। ओके, ये लिखो। तो लास्ट में मेन मतलब सब फॉर्मुलेट हो गया, ये फॉर्मूला है ना। हाँ, देखो जरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। मैं सीधे डेटा लिख देता हूँ। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, N2 प्लस 3H2 से फॉर्म हो रहा है बेटा 2 अमोनिया। सर डेल्टा आर क्या है? बेटा रिएक्शन के लिए लिखा है, डेल्टा हमेशा चेंज के लिए लिख रहे हैं, आर मतलब रिएक्शन ऑफ सीपी। तो इस
इस ये जो है ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसको सी इंटू सी, सी इंटू सी पी ऑफ सी, डी इंटू डी, इतना बड़ा बार बार लिखोगे इससे अच्छा आपको क्या याद रहेगा? डेल्टा मतलब चेंज, ये क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ऑफ आर मतलब रिएक्शन, किसके किसका चेंज लिख रहे हैं? सीपी का। तो ये क्या होगा? डेल्टा, जैसे आप लिख रहे थे ना डेल्टा एफ डेल्टा एच, इसको क्या पढ़ रहे थे? चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वैसे इसको क्या लिखूंगा? डेल्टा आर सी पी को चेंज ऑफ इन सीपी ऑफ आर मतलब रिएक्शन। समझ गए? तो ये रिएक्शन का चेंज है सीपी के लिए, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आया समझ में? हाँ वही छोड़ देना चाहिए था। N2 प्लस 3H2 क्या हो जाएगा? 2NH3। तो डेल्टा H दे रखा है आपको एट, डेल्टा H दे रखा है एट आपको 300 केल्विन माइनस 91.94 किलो जूल। ओके, आपको डेल्टा H फाइंड आउट करना है सपोज बेटा 223 केल्विन पर, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको गिवन है सीपी, ठीक है, आपको गिवन है बेटा सीपी फॉर अमोनिया इज 4R, सीपी फॉर N2 इस गिवन है आपको 7/2R, और सीपी ऑफ H2 भी गिवन है आपको 7/2R। ये गिवन है आपके पास, और आपको एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। आपको 300 डिग्री केल्विन पर दिया हुआ है, आपको 323 केल्विन पर फाइंड आउट करना है। करो जरा। कितना आ रहा है आंसर? 2 मिनट सर, जस्ट डन। सर 138R प्लस 91.94 किलो जूल। ठीक है, आर की वैल्यू नहीं पुट करा है ना, आर की वैल्यू पुट करो, देखो कितना आ रहा है। सर इधर मैं कौन सा वैल्यू डालूं? 8.31 या तो 0.0? ये मेरे से क्यों पूछते हो? क्या आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ये अपने से पूछो ना भाई, तुम्हें सबकी डेट वैल्यूज पता है ना, अब मैं थोड़ी आपको एग्जाम में बताऊंगा। सर तो मतलब यहाँ पर मैं
8.31 डालो ना हाँ, हाँ। जूल्स में। आपको क्या लगता है? आपको तो मैंने सब सिखा दिया है ना कब कौन सी वैल्यू पुट करनी है। मेरे कहने से थोड़ी ऐसा होगा कि मैं जिसको बोलूंगा वो डाल देंगे। आप खुद सोच सकते हैं। हाँ सर। करो उसको। सर बाकी लोगों का हुआ माइनस किसी एट का? थाउजेंड एंड 46.6। गलत है। कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर देते हैं यार। सर लास्ट में जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो मुझको आंसर किलो जूल्स में मिलेगा या तो फिर बाद में ये जूल्स में मिलेगा सर, जब भी मैं 8.31 तुम से मल्टीप्लाई कर अच्छा रहा हूँ। ये बताओ। अच्छा ये बताओ, मैं क्यों बताऊं तुमको? आप अपने से पूछो ना यार। आपको क्वेश्चन सर दिया है, आप मुझे उसको लगता है सॉल्व कि करके जूल्स आंसर में मुझे निकालना मुझे लगता है आंसर मुझको जूल्स में मिलना चाहिए सर। है। पर नहीं नहीं, तुम्हें लगने से तुम्हारे कुछ नहीं होता है। तुमको मेरे को आंसर बताना है, ठीक है? ये मत बोलो सर मेरे को ये लग रहा है वो लग रहा है। आंसर तो तुम्हारा सही आना चाहिए ना एक बार में। सर 1055.39। नहीं। देख बताऊं मैं, बाकी लोग क्या आंसर नहीं आ रहा है? ये तो सबका आ गया था यार बिरार में। तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। इधर देखो, N2 प्लस 3H2 से क्या दिया हुआ है? टू अमोनिया दिया हुआ है। तो आपको पता है H एट T2 माइनस H एट T1 इज इक्वल टू क्या सिखाया मैंने अभी? इंटीग्रल ऑफ T1 से T2 NCP डेल्टा RCP इंटू dt। तो अब ये क्या हो जाएगा? N आपका सपोज 1 है, ओके? सर तो आप कुछ लिख CP रहे हो क्या क्या? हो जाएगा? हाँ, नहीं आ रहा है क्या? सर थोड़ा डिलेड आ रहा है। डिले बहुत हो रहा अच्छा, एक मिनट। है। अब जाके आया इंटीग्रल T2 तो ये आ जाएगा आपका, ये हो गया, ठीक है? अब इधर इसको यदि हम लोग T1 से T2 लिखें तो इसको आप डेल्टा RCP को क्या लिखोगे? 2 टाइम्स CP ऑफ अमोनिया माइनस 3 टाइम्स CP ऑफ H2 माइनस CP ऑफ H2 इंटू dt। ये लिखोगे? हाँ सर सर। सच नहीं दिख रहा सर दिख रहा नहीं है पर समझ आ रहा है क्या बोल रहे हो। अच्छा, नेट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है लग रहा है। है। सर ये इंटीग्रल T2 T1 एनसीपी डीटी पे रुक गया है सर, सही दिख नहीं हम्म, एक मिनट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 4R माइनस ये 3 इंटू 7/R2 7/R2 इंटू 23। आगे समझ में? इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा? 8R माइनस ये कितना हो जाएगा? 21/R2 माइनस 7/R2। तो ये कितना हो जाएगा? 27 और 21 28 से 28/2 14 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 6R कितना है? -6R। -6R। हाँ -6R इंटू 23।
ओके, और आर कितना है, आर आपको लेना है इंटू 25/3, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो और ये कितना दे रखा है माइनस, तो डेल्टा एच टी टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 91 था तो इस तरफ जाएगा तो आपका -91 कुछ हो जाएगा। कितना दिया था 91 कितना था, 91.94। तो इधर हो जाएगा -91.14, और माइनस इधर कितना आ जाएगा, ये 12 से 25 से 3 2 टाइम्स 50 इंटू 23 कितना होगा, और ये किलो जूल में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, करेक्ट। हाँ सर। तो दिस इंटू दिस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। सर 1147.3। 1147.3, हाँ तो सर। ये आपका 91.14 इंटू 1000, ये हो गया 91,140 में ऐड हो जाएगा 1.47.3, तो ये कितना आ जाएगा 92.287 किलो जूल। आगे समझ में, तो ये यस सर। आपका आंसर आना चाहिए, और इसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो कैसे सर चलेगा। -92 पॉइंट है। हाँ माइनस। आगे सभी को समझ में, यस सर। नोट करो इसको सर वो फास्ट। एकदम नीचे क्या लिखा है, उसको ऊपर लिख सकते हैं क्या, तो ये दिख रहा है। बेटा आर की वैल्यू पुट करिए 25/3। थोड़ा तो मेहनत करो यार, दिमाग को मेहनत करवाओ। समझ गए, कहाँ गलती कर रहे थे सिद्धार्थ, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं करे बताओ जरा, क्यों नहीं आंसर आया। सर मेरा मिस्टेक, हाँ, वो फाइनल कैलकुलेशन में मैं 1000 ओपन अप कर रहा था, और ये कर रहा था, उसमें प्रॉब्लम और कुछ नहीं। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहे आप लोग के। आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है, किलो जूल में आएगा, जूल में आएगा, ये सारी बातें के आंसर आपके पास होने चाहिए, मेरे से नहीं पूछना है आपको। और तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाओगे, बुकलेट के क्वेश्चंस लगा पाओगे, जब आप इन सारे जवाब के आंसर आपके पास खुद खुद के पास होंगे। तो हर हर क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें करनी है। डन। लिख लिख- अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, अभी इस सबका होना चाहिए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A2 गैस प्लस 3B गैस से सपोज AB गैस प्लस AB2 गैस रिएक्शन है, ठीक है, इसका डेल्टा H 300 केल्विन पर आपको दिया हुआ है -100 किलो जूल, आपको डेल्टा H एट 600 किलो जूल फाइंड आउट करना है, जबकि आपको गिवन है, आपको बेटा सीपी गिवन, सीपी फॉर ए बी, हाँ सीपी वो AB2 गिवन है आपको 7/5 अल्फा प्लस 3 बीटा टी। सीपी फॉर AB गिवन है आपको 8/5 अल्फा प्लस 4 बीटा टी। सीपी फॉर बी गिवन है आपको अल्फा प्लस बीटा टी, और सीपी फॉर A2 गिवन है आपको 7/5 अल्फा प्लस 2 बीटा टी। ये आपको सीपी गिवन है। अब देखो बेटा टी डिपेंडेंट सीपी है, यदि टी डिपेंडेंट सीपी है, अब आपका क्या होगा, ये टी इंटीग्रेट होगा, तो उसके हिसाब से आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है।
हाँ सर। करो फास्ट। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन तो आता होगा ना? हाँ सर आता है। हो रहा है? हाँ सर फाइनल कैलकुलेशन पे। Okay. सभी लोग करो फास्ट। सर आंसर मैं बोल दूं चलेगा सर? क्योंकि हाँ बोल दो, टाइप चलेगा। करना बहुत लंबा है। सर माइनस 60 अल्फा प्लस 27 × 10⁻⁴ बीटा माइनस 100 किलो जूल्स। एक बार फिर से बोलो, अल्फा कितना है?
minus 60 alpha plus 27 into 10 raised to 4 beta minus 100 kilojoules. बात तो गलत रहा है, मतलब मैच तो नहीं कर रहा है। क्या बचा था इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेबल क्या था? हाँ सर समझ गया। एक 2 मिनट दो सर, एक ही मिस्टेक किया मैंने। जल्दी करो, बाकी लोग भी, 1 मिनट है। एटलीस्ट एक एक्सप्रेशन बनाओ, क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या इंटीग्रेशन के बाद आएगा, उसके बाद का कैलकुलेशन तक पहुंचो फास्ट। सर माइनस 420 अल्फा प्लस 27 into 10 raised to 4 बीटा माइनस 100 kilojoules. 420 अल्फा तो अब तुम्हारा ठीक आ गया। अभी बीटा भी रहो, बीटा भी कितना बोल रहे हो, 135? नहीं सर, 27 into 10 raised to 4. 27 हाँ तो तुम्हारा डबल आ रहा है बीटा में, देखो कहीं। चलो मैं बता दूं अभी, भेजा है आर्यन ने। आर्यन तुम्हारा अल्फा ठीक है, बीटा तुम्हारा भी गलत है, और 100 भी तो आएगा बेटा, 100 जूल तो आएगा ही ना, प्लस 100 तो। देखो जरा, ये जो आपका A2 गैस प्लस B2 प्लस 3 बीटा गैस से AB गैस प्लस बीटा 2 गैस है, इसकी 300 केल्विन पर यदि 100 किलो जूल है, 600 पे निकालना है तो आपको पता है। अब लिखना बंद करो सभी लोग, 600 केल्विन पे है, इधर माइनस कितना हो जाएगा, 300 केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल T1 टू T2 NCP dt, इधर क्या होगा, डेल्टा R। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, T1 से T2, पहले सबका CP लिख लेंगे, CP क्या होगा सबका, इसका CP कितना है, इसका CP हो जाएगा आपका 7/5 अल्फा प्लस 3 बीटा टी, इसका हो जाएगा आपका प्लस 8/5 अल्फा प्लस 4 बीटा टी, माइनस हो जाएगा आपका 3 अल्फा प्लस 3 बीटा टी, क्योंकि ये 3 टाइम्स हो जाएगा। हाँ सर, इधर माइनस भी। हाँ हाँ माइनस, एक बार माइनस इधर आ जाएगा, 7/5 7 अल्फा बाई 5 माइनस 2 बीटा टी, तो माइनस 7/5 अल्फा 7/5 अल्फा कैंसिल कर देता हूँ, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 बीटा टी से 3 बीटा टी कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल T1 से T2 ये बचेगा कितना सॉल्व करने पर, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 8/5 सर, अल्फा 8 से माइनस 15/5, तो फिर बाद में माइनस माइनस 7/5. माइनस 7/5 अल्फा, और बीटा कितना बचेगा, 4 से -2, तो कितना बचेगा, 2 टू बीटा टी। बीटा टी. ये हाँ आया था क्या, हाँ सर. ये तो मैं अपने आंसर से मैच करा लूं एक बार, मेरा बीटा टी आ रहा है इसमें, आपका आंसर रॉन्ग है क्या? तभी लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसके हिसाब से तो इधर 3 बीटा टी, मैंने क्या लिखा था, 7/2 प्लस, अच्छा ठीक है, हाँ मेरा ही गलत है, सही है तुम्हारा सही है। मेरे आंसर में था 2 बीटा, मतलब एक्चुअली में क्या था आंसर में, 2 बीटा टी दिया हुआ था, मैंने 3 बीटा टी लिख लिया था, इसलिए गड़बड़ हो गया। समझ गए इतना, तो जो किया हाँ अभी सर. तक सब तुमने भी जो किया था सही किया था। अब ये क्या हो जाएगा dt, अब आप इसका इंटीग्रेट कर दो, तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ डेल्टा H 600
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 100 किलो जूल। किलो जूल है तो हमेशा बेटा 100,000 मल्टीप्लाई कर लिया करो, किलो जूल में लिखोगे भूल जाओगे गलत करके आओगे। तो किलो जूल कभी भी अपने आंसर में पुट करते टाइम कभी भी किलो जूल में पुट मत करो, हमेशा जूल में पुट करो, क्योंकि जो भी डेटा कैलकुलेशन से आएगा वो जूल में ही आने वाला है। तो ये आ गया। ये अब इसका इंटीग्रेशन करोगे वो कितना आया था, -7/5 अल्फा प्लस कितना 2 बीटा टी आया था ना। अभी हाँ इंटीग्रेशन सर, किया नहीं, T1 से T2, तो T1 कितना 300, ये कितना है 600 600 डी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 7 -7/5 अल्फा टी। अल्फा इंटू 300 कर दो सीधे। सर नहीं, वो बाद में अलग से करो ना, क्योंकि वो आपको डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा फिर बाद में तो वैसा। वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 600 का स्क्वायर माइनस 300 का सर 2 स्क्वायर। से 2 से कैंसिल हो गया। हाँ ठीक। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये आपका 7/5 सर है तो ये क्या हो प्लस, जाएगा सर प्लस 60, 10/5 इंटू 600 तो आप लिखा है। 420 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा सर आपने 27। उल्टा लिखा है। हाँ लिखा सही पे लिखा सब। सर कैलकुलेशन राइट नहीं किया सर, 600 किधर गया ये -10/5 अल्फा का। 600 माइनस 300, 300 ही तो आता है बेटा। क्या होगा ठीक है टी सर। आएगा ना T2 माइनस T1, तो 600 माइनस 300, 300 से डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ये ओके सर। कितना आएगा 27,000 बीटा इज इक्वल टू क्या है ये 10। इसको यदि किलो 100 किलो जूल में लिखूं तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा है 600 इज इक्वल टू 100 किलो जूल है, माइनस इधर क्या हो जाएगा 0.42 अल्फा और प्लस ये इधर माइनस प्लस 27 बीटा 27 बीटा। और ये पूरा किसमें है किलो जूल किलो में। जूल। तो ये आपका आंसर होगा। नोट करो फास्ट, पुराना पेज दिखाऊं क्या? कितने लोगों ने ये एटलीस्ट आधा किया था, हैंड रेज करो। ओके गुड, बाकी लोग भी अटेम्प्ट करा करो यार, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा तो मैंने एक बार प्रीवियस पेज पे आना, मतलब जो अभी लिख रहे हैं आप। ये लो सर आपने वहाँ पर जो 27 के बाजू में एक जीरो मिस किया है सर। 600 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर का ये 27 और 4 जीरो आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो 270 आ जाएगा उधर। हाँ सर। डन। नेक्स्ट हेडिंग डालो हीट ऑफ सॉल्यूशन। देखो जरा, अब हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ये भी हीट है, मतलब क्या इंथैल्पी चेंज की बात होगी, करेक्ट। जब बेटा इंथैल्पी चेंज हो व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, चलो लिखो, जब हीट ऑफ सॉल्यूशन सुनना बड़े ध्यान से, जब आप बेटा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराएं, ठीक है, बेसिकली आप सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें। जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट, किसी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराएं, तो सॉल्यूशन
इनफाइनाइट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना एंथैल्पी में चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ में? तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें और उस सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाने में जितना एंथैल्पी का चेंज आएगा उसको आप क्या बोलोगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको लिख सकते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन में heat of solution is defined as the enthalpy change when 1 mole of solute is dissolved, when 1 mole of solute is dissolved in solvent to get a solution. To get the solution of infinite dilution. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, डाइल्यूट कर सकते हैं वैसा, मोलैरिटी ऑलमोस्ट 0 होता है क्योंकि वॉल्यूम बहुत लार्ज होगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट। सर मतलब वेरिएबल डाइल्यूशन नहीं, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन है सर। हाँ बहुत ज्यादा डाइल्यूट। अब हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग हीट इंजन। हीट इंजन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। हाँ सर पढ़ा है। क्या होता है हीट इंजन? सर कार्नोट वाला मतलब एफिशिएंसी। कार्नोट वाला बोल रहे हो, कौन सा बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ हीट इंजन का काम क्या है, क्या करता है? सर वर्क परफॉर्म करता है डिपेंडिंग ऑन द गिवन हीट। हाँ सर, हीट जितना दे रहे हो उसके हिसाब। बेसिकली हीट इंजन बेटा हीट को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करे, जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है। हाँ सर करेक्ट। हीट एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो आपको बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने सीखा होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपको बताता है कि आप ऐसी कोई भी डिवाइस ही नहीं बना सकते जो कि 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो ये क्या मतलब है बेटा ऐसा आपका? बोल सकते हैं ना कि 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। कभी भी कोई भी आपका हीट इंजन 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हीट इंजन लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे डिवाइस टू कन्वर्ट heat to work in cyclic process। तो ये आ जाएगा आपका। इफिशियंसी क्या होता है? अब इफिशियंसी बेटा डिपेंड कर बोलते हैं हम लोग कितना आप इनपुट दे रहे हो, उस इनपुट से आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, उसका रेशियो क्या होता है आपको। सर वर्क डन अपॉन हीट गिवन इनटू 100। ये नॉर्मल इफिशियंसी हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपने इनपुट करा उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या आउटपुट मिले उसका रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी।
और एफिशिएंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नीटा से। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। और आउटपुट क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप हीट को वर्क डन में कैलकुलेट कर रहे हो, तो इनपुट क्या है, हीट सप्लाइड अप्लाइड हो रहा और आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जो आपकी हीट वर्क में कन्वर्ट करे, करेक्ट। और वो वर्क कौन कन्वर्ट कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो Yes. वर्क टोटल बाय द सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका, वर्क टोटल बाय द सिस्टम अपॉन हीट सप्लाइड। यदि बेटा ये दोनों बराबर हो जाए, जितना आप हीट दो उतना ही आपका क्या हो जाए, वर्क सप्लाइड हो जाए, ओ सॉरी वर्क बाय डन बाय द सिस्टम हो जाए, तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100%। 100%। करेक्ट। बट ऐसा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऐसा होता नहीं है। तो कितना मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सकता है, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। यस सर, इसको नोट करो। डन सर। हाँ, Yes. हो गया। अब यदि बेटा कोई, सबसे पहले तो बेटा एक साइक्लिक प्रोसेस है, यदि साइक्लिक प्रोसेस है तो उसके लिए डेल्टा यू क्या होगा, 0। 0। इसका मतलब है बेटा कि जो क्यू टोटल होगा प्लस वर्क टोटल वो बराबर होंगे। हम लोग बोल सकते हैं क्यू वर्क टोटल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो डेल्टा यू 0 है, तो वर्क डन टोटल इज इक्वल टू माइनस क्यू टोटल बोल सकते हैं। करेक्ट। तो अब यदि हम इफिशियंसी में इसको पुट करें, इधर क्या लिख सकता हूँ, वर्क टोटल था, ये जो आता है बेटा ये हमारा क्या होता है, सराउंडिंग का होता है। करेक्ट। ये जो निकल के आता है फर्स्ट सराउंडिंग का है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन टोटल बाय सिस्टम कितना हो जाएगा, क्यू टोटल। तो इफिशियंसी जो वर्क डन सिस्टम अपॉन क्यू सप्लाइड था वो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्यू टोटल अपॉन 1 नहीं हो जाएगा, क्यू टोटल अपॉन क्यू सप्लाइड। ओके सर, हाँ समझा। करेक्ट। और क्यू टोटल क्या होगा, अब क्यू सप्लाइड को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यू पॉजिटिव, और जो रिलीज करता है उसको, जो बाहर से बेटा जो सराउंडिंग हीट देता है उसको हम लोग ने पॉजिटिव डिफाइन किया था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, क्यू पॉजिटिव, और ये क्यू टोटल क्या हो जाएगा, क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू नेगेटिव। करेक्ट। तो क्यू पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 प्लस क्यू नेगेटिव अपॉन क्यू पॉजिटिव। सर क्यू पॉजिटिव नेगेटिव में समझाना चाहूँ। बेटा क्यू पॉजिटिव हम लोग जो सप्लाई कर रहे हैं उसको क्यू पॉजिटिव बोल रहे हैं, जो रिलीज होगी उसको क्यू नेगेटिव बोल रहे हैं। तो सिस्टम रिलीज करता है तो क्यू नेगेटिव होता है, जब हम लोग देते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सराउंडिंग दे तो क्यू पॉजिटिव डिफाइन किया था, यदि सिस्टम देगा तो क्या हो, क्यू नेगेटिव डिफाइन किया था। उसी को सर तो मैंने मतलब हीट अब्सॉर्ब प्लस हीट रिलीज ऐसा करना। रिलीज, करेक्ट करेक्ट, टोटल हीट वो होगा। तो उसकी जगह मैंने क्यू टोटल की जगह क्यू पॉजिटिव अपॉन क्यू नेगेटिव लिख दिया, और इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इफिशियंसी। अब यदि बेटा ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये नंबर क्या होगा, ये 1 से 1, कुछ भी नंबर हो हमेशा क्या होगा, 1 से सब्ट्रैक्ट होगा, और हमेशा 1 से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका, हमेशा एफिशिएंसी क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कोई भी साइकिल हो हमेशा एफिशिएंसी क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। 1। यस सर। तो ये नोट करो। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम लोग को पता है कारनोट साइकिल। तो कारनोट साइकिल के लिए हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये नोट करो, सर कार्नोट के अलावा कोई और साइकिल है हम लोगों को केमिस्ट्री में? बेटा साइकिल का कोई नाम नहीं है अपने में, अब सिर्फ साइकिल है। ठीक है। अब साइकिल होते क्या है, प्रोसेस है।
आप भाई कोई भी 4 प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से आप साइकिल बना सकते हो। करेक्ट। कार्नोट हमें याद रखना है, जिससे क्या होगा कि आपको कार्नोट लिख के देगा तो वो आपको पता होना चाहिए कौन से प्रोसेस के कॉम्बिनेशन को हम लोग कार्नोट बोल रहे हैं। अब आपको यदि कोई 4 कॉम्बिनेशन दे दें, वो आपको उसके लिए सब कुछ कैलकुलेट करना आना चाहिए, राइट। हाँ सर। तो हमने क्या करा, अभी इधर पे हमने एक नॉर्मल साइक्लिक प्रोसेस लिखा, उसके लिए हम लोग ने एफिशिएंसी निकालना सीख लिया। अब आपको कुछ भी कोई भी दे दे, ठीक है, एक हम लोग कार्नोट के लिए करेंगे, वैसे ही आपको कोई भी प्रोसेस दे दे, आप उसको उस तरीके से सॉल्व करके कैलकुलेट कर लोगे। हाँ सर, समझा। ये नोट करो फास्ट। डन सर, हो गया। हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कार्नोट साइकिल। सबसे पहले तो बेटा कार्नोट साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेसेस यूज होती हैं ये पता होना चाहिए। हाँ सर। तो सपोज P वर्सेस V ग्राफ दे रखा है, सपोज आपको ये A B C और D कुछ इस तरीके से आपका ये प्रोसेस है। इसमें बेटा ये सपोज T1 टेम्परेचर के लिए है, ये आपका T2 टेम्परेचर के लिए। ये आपका क्या होता है, जो AB है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये 4 प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से बेटा एक साइक्लिक प्रोसेस बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्नोट साइकिल बोलते हैं। ये हो गया आपका आइसोथर्मल, एक्सपेंड हो रहा है तो इसको बोल देंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बीसी क्या हो जाएगा आपका, ये जो है ये एडियाबैटिक है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सीडी क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। करेक्ट, आइसोथर्मल। ये बेटा याद रखना पड़ता है। बी से ए क्या हो जाएगा आपका, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। ठीक है इतना। अब आपको पता है बेटा इसका क्यू 0 है, क्यू ए बी बराबर क्यू बी सी इज इक्वल टू 0। एडियाबैटिक, करेक्ट। एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ सर। एडियाबैटिक के लिए ये 0 हो जाएगा। तो क्यू ए बी, क्यू ए सी और क्यू बी सी और सॉरी ए बी के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्यू ए बी क्या होगा बेटा, आइसोथर्मल है। यस ये सर। तो आइसोथर्मल है, तो डेल्टा यू क्या होगा इसका, 0। तो क्यू बराबर क्या होगा, माइनस वर्क डब्ल्यू। के बराबर। यस सर, माइनस ओके। तो वो कितना होता है, माइनस एन आर टी एल एन V2/V1 माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो इधर क्या लिख सकता हूँ, NRT ln V2/V1 और इधर क्या लिख दूंगा,
v ऑफ p अपॉन v ऑफ a, ये हो जाएगा इसका q। हाँ सर। एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव ही होता है, तो हीट क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, राइट। तो क्यू ए भी क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0, और क्यू सी डी क्या हो जाएगा, वो भी एन आर टी टू एल एन वी डी वाई वी सी होगा, बट एक्सपेंशन है तो कंप्रेशन है तो वर्क डन पॉजिटिव, तो हीट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। तो ये आपने चारों का हीट निकाल लिया। अब आपके पास कोई भी साइकिल गिवन हो, जैसे ये 4 साइकिल थी और आपने इनका चारों का क्या करा, हीट निकाल लिया, वैसे ही बेटा आपको कोई भी साइकिल दे, आपको क्या करना है, हीट निकालना है, और आपके पास कुछ ऐसा डेटा होगा जिससे आप ये हीट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है इतना। हाँ सर। अब हमने क्या करा, इन सारे का हीट लिख लिया। अब हम लोग इफिशियंसी लिखें, एक साथ लिख लेना, पहले एक देख लो। ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या था, क्यू नेगेटिव अपॉन क्यू पॉजिटिव, करेक्ट। तो वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एन, क्यू नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस एन आर टी टू एल एन वी डी सी बाई सी अपॉन क्यू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एन आर टी वन एल एन वी वी बी बाई VA। वी ए। ठीक है। अब आपको पता है बेटा ये दोनों क्या है, एडियाबैटिक है, करेक्ट। ये दोनों क्या है, एडियाबैटिक। यदि ये टेम्परेचर T1 था, इसका वॉल्यूम कुछ VA है, इसका वॉल्यूम कुछ VD है, इन ये दोनों यदि ये पूरा एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यस तो P को यदि मैं V/T लिख दूं तो क्या आ जाएगा, P को मैं यदि P को मैं T/V लिख दूं तो ये T टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस पॉइंट के लिए, इस प्रोसेस के लिए एडी, फॉर एडी एडियाबैटिक के लिए लिख सकता हूँ टी ए वी ए टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी डी वी डी टू दी पावर गामा माइनस 1, यस सर। करेक्ट। फॉर बीसी लिख सकता हूँ टी वी वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू वी सी, सॉरी टी सी वी टू दी पावर सी गामा माइनस 1। इन दोनों का यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करूं, डिवाइड कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, सब सही किया, हाँ सर, सही तो लग रहा ही है। सही लग रहा है सब। इसको डिवाइड ही कर देते हैं तो फिर सर टी ए बाय टी बी इंटू वी ए गामा माइनस 1 अपॉन वी बी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी, हम मेरे को लग रहा है टी ए और टी बी बराबर है हाँ बराबर, मतलब वॉल्यूम के बराबर वैसा। ना, टी ए टी बी टेम्परेचर है ना, ये आइसोथर्मल है तो हाँ इसका हाँ टेम्परेचर यस इसके सर। हाँ बराबर होगा। और इसका क्या लिख सकता हूँ मैं, वी ए अपॉन वी बी टू द पावर गामा माइनस 1, यस इसको क्या लिख सकता हूँ, टी डी अपॉन टी सी यस सर, और ये भी सेम वी डी होएगा। टू पावर गामा माइनस गामा 1, माइनस 1। इसको कैंसिल कर देता हूँ। इधर गामा से गामा की पावर सेम है तो मैं सीधे लिख सकता हूँ वी ए अपॉन वी बी, नेक्स्ट में लिखता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, वी ए और डी, ठीक है। तो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू वी डी अपॉन वी सी, इस किसी एक में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसकी जगह पुट कर दो, वी डी अपॉन वी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एन आर टी टू एल एन माइनस, सॉरी एल एन, इसकी वी डी अपॉन सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, वी ए ये अपॉन वी अपॉन बी, वी बी और एन आर टी टू एल एन एन। आर टी टी एल एन, ये वी डी वी बी अपॉन वी ए है। इन दोनों हाँ में सर। क्या है, एक माइनस का डिफरेंस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन से एन कैंसिल करूं, आर से आर कैंसिल करूं तो क्या आ जाएगा, T2 बाई। सर फिजिक्स में इतना लंबा मतलब डेरिवेशन तो नहीं था, ये फॉर्मूला यही आया था।
फिजिक्स में इतना लंबा नहीं था। शायद तक तो नहीं था ये। सर। मैंने कुछ अलग किया है। लिखो। पहले क्या लिखे थे, ये येलो वाला लिखे ना, उसके बाद। ये इधर से शुरू करो, कार्नोट साइकिल से। नहीं वो तो उतना हो गया, मतलब उसके बाद। नोट कर लो, इतना ये लिख लिया आप लोग। नहीं सर, बहुत कम लिखा है इस पेज का एक्चुअली। लिखो लिखो जल्दी लिखो। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो जिसका हो जाए वो लीव भी कर सकते हैं।